हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जेंगो सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग इंस्टॉलेशन वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें अपने सिस्टम में जेंगो को इंस्टॉल करने के लिए, जेंगो प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए हमें अपने सिस्टम के अंदर ये चेक करना होगा कि पाइथन इंस्टॉल्ड है या नहीं है, क्योंकि पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क है जेंगो, तो पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में। तो चलिए चेक करते हैं। आपको सिंपली, अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो आपको सिंपली जाना है cmd प्रॉम्प्ट के ऊपर और आपको यहाँ पे कमांड देनी है पाइथन हाइफन वर्जन। एंटर करोगे तो ये देख सकते हो 3.12.6 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल्ड है। तो आप अपने सिस्टम में चेक करो। अगर आप एक विंडोज़ यूज़र हो और आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली जाना है ब्राउज़र पे और यहाँ पे पाइथन org पे आपको जाना है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पे आके आप देखोगे डाउनलोड्स है। इस सेक्शन में ये पाइथन 3.13.7 है। इसको पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, exe फाइल आपका डाउनलोड हो जाएगा और exe फाइल को आप क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा मीन्स कि आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो गया। फिर से आप आके यही कमांड चलाना और चेक करना। अगर आपके सिस्टम में ये वर्जन आपको दिखा रहा है जो आपने इंस्टॉल किया है, इसका मतलब ये है कि आपने ऑलरेडी सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है, पाइथन को सक्सेसफुली रन हो गया। इसके बाद आपको चेक करना है पिप हाइफन वर्जन। अगर सक्सेसफुली अगर इंस्टॉल हो गया होगा आपका पाइथन तो ये भी इंस्टॉल हो गया होगा ऑटोमेटिकली इसी के साथ, है ना। आप देख सकते हो कि पाइथन सी ड्राइव के अंदर पाइथन 3.12 जो हमारा वर्जन है, लिब के अंदर साइट पैकेज के अंदर पिप भी इंस्टॉल है इसके लिए। ठीक है, तो इस केस में आपको इंस्टॉल अलग से नहीं करना पड़ेगा, तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। पिप होता क्या है? पिप एक पाइथन पैकेज मैनेजर है जिसका यूज़ करके हम पाइथन के एक्सटर्नल डिपेंडेंसी जितनी भी होती है, डिपेंडेंसी नहीं, लाइब्रेरीज हो गए या फ्रेमवर्क हो गए, उसे इंस्टॉल करना, उसे अनइंस्टॉल करना, उसे अपग्रेड करना, वो सारा काम पिप का होता है। पिप के थ्रू ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो पिप का होना ज़रूरी है। और अगर आप लिनक्स में हो, अगर आप लिनक्स में यूज़ कर रहे हो तो लिनक्स में बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन और पिप आपको मिलता है, इनबिल्ट होता है, तो वहाँ पे आपको इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। तो गाइज़ ये तो समझ में आ गया कि हमें पाइथन इंस्टॉल करना होगा। हमारा पाइथन इंस्टॉल भी हो गया है। अब सेकेंड चीज़ हमें क्या करनी है, हमें जेंगो को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर जेंगो को आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हो, ग्लोबली आप इंस्टॉल कर लेते हो, तो एक प्रॉब्लम आने वाली है। और वो प्रॉब्लम क्या होगी कि जैसे मान लो आप अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, और आपने जेंगो यहाँ पे सिंपली क्या किया, पिप इंस्टॉल जेंगो चला दिया, ये आप एंटर डाल के चला दिए। तो इससे प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो जेंगो है ये आपके जो लोकल सिस्टम है, लोकल सिस्टम का जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर ये इंस्टॉल हो गया जाके। ठीक है, और आज मान लो आपने 5.2 पे काम कर रहे हो, 5.2 पे आपने इंस्टॉल कर लिया, आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और वो प्रोजेक्ट की जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं आपने उसमें इंस्टॉल कर लिया। तो वो कहाँ इंस्टॉल हो रहा है? आपके लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, बट कल के डेट में आप कोई और प्रोजेक्ट पे काम करोगे, है ना, उसकी वर्जन हो सकती है अलग हो और उसकी डिपेंडेंसी अलग हो, उस प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल पैकेजेस आप इंस्टॉल कर रहे हो। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट करता है आपके जो लोकल में पाइथन है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते उस केस में, आपके पुराने वर्जन हो सकता है ओवरराइट हो जाए, तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। अब कॉन्सेप्ट ये है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है। मैं आपको एक नोट्स भी यहाँ पे साथ ही साथ दे देता हूँ। मैंने एक फोल्डर बना रखा है और इस सेशन 3 है, तो इसके अंदर एक हम notes.md बना लेता हूँ और इसमें हर वो चीज़ को कवर कर रहे हैं जो जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा जेंगो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है। तो जेंगो इंस्टॉलेशन जिसमें हम पाइथन को इंस्टॉल कर रहे हैं, पाइथन इंस्टॉल। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि आपको cmd में जाना है और कमांड चेक करना है पाइथन वर्जन।
ठीक है। अगर आपके केस में अगर ये आ रहा है तो मीन्स कि इंस्टॉल है, नहीं है तो आपको सिंपली जाना है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से कर लेना जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और इसके लिए उसके बाद आपको CMD पे चेक करना है पिप हाइफन वर्जन, ठीक है। हमने ये 2 कमांड चलाया, हमारा यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल हो गया। उसके बाद दूसरा हमें इंस्टॉल करना होता है जेंगो। तो जेंगो कभी हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करना है। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट ये क्या होता है, तो पहले समझते हैं कि वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों ही पड़ रही है, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि जेंगो अगर आप लोकल पे इंस्टॉल करते हो तो आपको काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होगी, काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट की नीड होती है। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या हमें फैसिलिटी ऐसा प्रोवाइड करता है जो हमारे इन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो देखो, वर्चुअल इन्वायरमेंट एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है, एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जो भी रिक्वायरमेंट होगी, आप वहाँ पे ही आप वो इंस्टॉल करोगे और उसकी डिपेंडेंसी जितनी होगी उस प्रोजेक्ट के लिए वो उसी इन्वायरमेंट के अंदर होगा, ठीक है। लेट्स से आप मान लो, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक प्रोजेक्ट के लिए आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करो, उस फोल्डर के अंदर आप वर्चुअल इन्वायरमेंट को इंस्टॉल कर दो, ठीक है। और ये करने से आप उसके अंदर उस प्रोजेक्ट के लिए जो भी आप एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर रहे होगे, जो भी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर रहे होंगे, वो सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के अंदर होगा। बाकी आपके सिस्टम में जो भी है चल रहा है वो एज इट इज चलेगा, उससे उसको कोई मतलब नहीं। इसलिए से बोलते हैं ये आइसोलेटेड इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है। लेट से आपको मान लो जेंगो के मल्टीपल प्रोजेक्ट काम करने हैं, तो आप मल्टीपल फोल्डर बनाओ और उसके अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करो और आप जेंगो का प्रोजेक्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं होने वाली है। तो ये रिकमेंडेड है, जब भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, नया प्रोजेक्ट हो स्टार्ट करो, तो आप वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर ही बनाओ, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि इसे इंस्टॉल करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स होते हैं, 2 तरीके हैं, जिसमें पहला होता है कि आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा होता है जो कि इनबिल्ट है पाइथन के पास, ठीक है। इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। तो अगर आपको इनबिल्ट जो थर्ड पार्टी आपको जो दे रहा है अगर वो इंस्टॉल करना है, तो आपको फिर से चलाना होगा कमांड पिप इंस्टॉल वर्चुअल env। ये चला के आप वर्चुअल इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करोगे, ग्लोबली इंस्टॉल कर लोगे और उसके बाद आप वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ब्राउज़र पे चलो आप एक बार और यहाँ पे पाइथन वर्चुअल env, ठीक है। आप नीचे आओगे, देखो ये है वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो आप सिंपली ये पिप इंस्टॉल और वर्चुअल env के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे इंस्टॉलेशन का पार्ट दिया हुआ है, आप इसे चेकआउट करो। और जब आपको ये इंस्टॉल हो जाए तो सिंपली आपको विंडोज़ के लिए हर एक चीज़ के लिए दिया हुआ है कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है। और सिंपली कुछ नहीं करना है, आप यूज़र गाइड में जब जाओगे तो आप देखो यहाँ पे जब आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है तो सिंपली वर्चुअल env और env नेम, जो भी इन्वायरमेंट का नेम होगा आप वो डालोगे और वो क्रिएट हो जाएगा। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। बट मैं अपने केस में दूसरा तरीका उसे हम प्रेफर करने वाले हैं, जो कि इनबिल्ट है, ये इनबिल्ट पाइथन में जो आता है। और वो तरीका क्या है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, पाइथन, ये कमांड है पाइथन -m venv वर्चुअल इन्वायरमेंट, और वर्चुअल इन्वायरमेंट का आपका जो भी नाम है venv आप डाल दो। मीन्स कि ये वर्चुअल इन्वायरमेंट नाम का एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें तो क्लियर हो गई हमें। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, तब आपको समझ में आएगी। तो इसको सेव कर देते हैं और देखो ये आप एक फ़ोल्डर बना लो, कहीं पे भी एक फ़ोल्डर बना लो। मैंने एक डेस्कटॉप के अंदर, देख लो डेस्कटॉप जेंगो सीरीज़ के अंदर सेशन 3 नाम का एक फ़ोल्डर है और इसी के अंदर हम वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये हमारा ग्लोबल है और इसे हम हटाते हैं और इसे हम क्लियर करते हैं। और एक और चीज़ मैं पिप लिस्ट करता हूँ, तो देखना
ये बताता है कि कौन कौन से लिस्ट है, यानी कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं। तो इस केस में इस पाइथन के ऊपर सिर्फ पिप ही इंस्टॉल है ना, इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ से टर्मिनल को ओपन करते हैं, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कमांड देंगे पाइथन -m venv, और हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट का जो नेम होगा वो हम venv दे देते हैं। ठीक है, और एंटर करेंगे। तो देखो यहाँ पे इस सेशन के बाहर यहाँ पे क्रिएट हुआ, क्योंकि हम सेशन के अंदर है ही नहीं, है ना। तो इस सेशन के बाहर ये क्रिएट हो गया है, राइट, वर्चुअल इन्वायरमेंट। आप देख सकते हो कि इसके अंदर इंक्लूड है, लिब है, और यहाँ पे देखो पिप भी आपको मिल रहा है, और साइट पैकेज के अंदर पिप है। और आप स्क्रिप्ट में जाओगे तो देखो यहाँ पे पाइथन exe पाइथन भी है, यहाँ पे ये देख लो, पाइथन भी है आपके पास, पिप भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक अलग से इन्वायरमेंट बना के दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब चेक करोगे ना, पिप लिस्ट करते हैं, तो देखना यहाँ पे दिखा रहा है 2.4 वर्जन, यहाँ पे भी है। और पिप वर्जन आप चेक करो तो ये देखो कहाँ का दिखा रहा है, अच्छा ये सी ड्राइव का ही दिखा रहा है। ठीक है, अभी ये क्यों दिखा रहा है सी ड्राइव में ही, अभी ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिव नहीं किया है। तो ये जो लोकल में स्टोर है वो ट्रैक कर रहा है। ठीक है, तो हम इसे क्लियर करते हैं, और सबसे पहले हम एक्टिवेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने के लिए, ये करने के बाद हमें जो स्टेप्स होता है, मेरा स्टेप्स होता है वर्चुअल env को एक्टिवेट करना। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अब देखो मैं करता हूँ। इसके लिए हमें venv जो भी वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो, उसके बाद स्क्रिप्ट और एक्टिवेट और एंटर। देखो ये कमांड था हमारा, मैं इसे कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये विंडोज़ के केस में, लिनक्स के केस में अलग होगा, वहाँ पे हम लोग करते हैं env bin and activate। ठीक है, तो उसके केस में अलग है, विंडोज़ के केस में ये है वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम स्क्रिप्ट एंड एक्टिवेट। तो ये एक्टिवेट हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे venv एक्टिवेट हो गया। अब हम यहाँ पे पिप को चेक करेंगे, पिप वर्जन। तो देखो ये जो दिखा रहा है, ये अब दिखा रहा है यूज़र के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, डेस्कटॉप जैंगो सीरीज़ के अंदर venv जो कि ये है, और साइट पैकेज के अंदर पिप के अंदर इस वाले पाइथन से ये जो पिप है उसको दिखा रहा है। मीन्स कि आप जो भी आप यहाँ पे पैकेज को इंस्टॉल करोगे वो सिर्फ इसी इन्वायरमेंट में इंस्टॉल होगा, बाकी आपके कहीं पे भी कोई भी इम्पैक्ट नहीं करेगा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे हम क्लियर करते हैं, और इतना करने के बाद अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम जैंगो प्रोजेक्ट को क्रिएट कर पाए। तो हम जैंगो प्रोजेक्ट को एक बार मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पिप इंस्टॉल जैंगो, हमें जैंगो को इंस्टॉल करना होगा। तो जैंगो को इंस्टॉल करने के लिए हमें पिप इंस्टॉल जैंगो चलाना होगा और एंटर करेंगे। और ये हमारे सिस्टम के अंदर नहीं, ये हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ पे ये इंस्टॉल कर रहा है पिप जैंगो को। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल जैंगो, राइट। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो गया हमारा। अब ठीक है, अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। जब ये इंस्टॉल हो गया तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं जो ग्लोबली है, और यहाँ पे हम देते हैं पिप, फिर से पिप लिस्ट चलाते हैं। ठीक है, और देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ पिप है, इंस्टॉल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बट आप इस इन्वायरमेंट में ऑलरेडी आपने जैंगो को इंस्टॉल किया है, तो आप यहाँ पे चेक करो पिप लिस्ट। देखो इसके अंदर जैंगो पिप भी है, एसक्यूएल पार्स है, टीजी डेटा है, और ASGI रेफ है। मतलब ये सारे जो पैकेजेस हैं, जो लाइब्रेरीज है, वो इंस्टॉल हुआ है।
तो ये आपको पता चल गया कि ये सेपरेट है, आइसोलेटेड है, ये सिर्फ इसी फोल्डर के अंदर है ना, इस फोल्डर के अंदर सेशन 3 में हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। तो इसी वर्चुअल इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हुई है, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया हमारा। अब हम समझते हैं, इसके बाद हम जैंगो प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो पहले हम इसे क्लियर कर लेते हैं। अब बात आती है जैंगो प्रोजेक्ट को क्रिएट करने की, ठीक है। तो जैंगो प्रोजेक्ट इसमें दो चीज़ें होती है, जैंगो प्रोजेक्ट और वर्सेस जैंगो ऐप। अब देखो जैंगो प्रोजेक्ट और जैंगो ऐप में क्या डिफरेंस है, मैं समझा देता हूँ कि जैंगो प्रोजेक्ट जो होता है वो इंटायर प्रोजेक्ट को डिफाइन करता है और उसके अंदर हम मल्टीपल एप्लीकेशन बनाते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। लेट्स से अगर मान लो एक शॉपिंग वेबसाइट है, तो शॉपिंग वेबसाइट एक प्रोजेक्ट है और उसके अंदर मल्टीपल सेक्शंस होंगे, लाइक प्रोडक्ट की लिस्टिंग होगी, ऑर्डर होगा, चेकआउट होगा। तो इनके लिए हम अलग अलग एप्लीकेशन बनाते हैं। तो एक जैंगो प्रोजेक्ट जो होता है वो कलेक्शन होता है मल्टीपल एप्लीकेशन का प्लस कॉन्फ़िगरेशन का, इन दोनों को मिलाकर हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाते हैं, राइट। तो ये समझ में आ गया कि जैंगो प्रोजेक्ट क्या होता है, जैंगो एप्लीकेशन क्या होती है, ठीक है। अब हम अपना पहला जैंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हमें कमांड देनी होती है, चलानी होती है, जैंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड प्रोजेक्ट नेम। ये होता है हमारा कमांड जिसके थ्रू हम जैंगो प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम चल लेते हैं cd सेशन के अंदर, सेशन 3 में आ गए और यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, जैंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, एंड यहाँ पे हम देंगे प्रोजेक्ट का नाम ई लर्निंग, ठीक है। हमने ई लर्निंग दे दिया। अब एंटर करेंगे हम। तो आप देख सकते हो सेशन 3 के अंदर यहाँ पे एक ई लर्निंग फोल्डर बन गया और इसके अंदर एक और ई लर्निंग फोल्डर है। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये जो हो गया हमारा रूट डायरेक्टरी फोल्डर हो गया और उसके अंदर ये प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, ये हमारा रूट लेवल हो गया ये। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कि आप सिंपल सेशन 3 के अंदर ही ये प्रोजेक्ट बना दो, ये एक्स्ट्रा जो ई लर्निंग फोल्डर बन गया है नहीं बने, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पे चाहते तो जैंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम जैसे ई लर्निंग एंड डॉट स्लैश। इसका मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्टरी के अंदर अभी हम हैं उसमें आप प्रोजेक्ट को क्रिएट कर दो। बट हमने यहाँ पे ये नहीं दिया, प्रोजेक्ट का नाम दिया, तो उसने पहले एक प्रोजेक्ट का फोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर उस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको जैसे यूज़ करना है आप कर सकते हो। ये रिकमेंडेड है कि ये यूज़ करो, आप जिस फोल्डर के अंदर उस फोल्डर के अंदर डायरेक्टली प्रोजेक्ट बनाओ। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो हम इससे पहले क्या करते हैं, ई लर्निंग को मैं ई लर्निंग को ही डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट कर दिया और यहाँ पे इसे हम क्लियर करेंगे और फिर से चलाएंगे जैंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा ई लर्निंग एंड डॉट स्लैश, इसी फोल्डर के अंदर सेशन 3 के अंदर एंटर हम करेंगे। तो अब देखो सेशन 3 के अंदर ई लर्निंग नाम का बन गया और एक्स्ट्रा नहीं बना है, ठीक है ना। अब इसमें दो चीज़ें बनी है, एक तो ई लर्निंग फोल्डर है जो कि हमारा रूट फोल्डर है, जो कि जिसे हम प्रोजेक्ट फोल्डर भी बोलते हैं, और ये होता है manage.py, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ manage.py क्या है। manage.py बेसिकली एक कमांड लाइन यूटिलिटी है, ठीक है, जो कि जैंगो में अगर कमांड बेस्ड कोई भी चीज़ें रन करनी हो, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अगर कोई भी चीज़ें रन करनी हो तो आप इन manage.py के थ्रू ही आप कर सकते हो। जैसे हो गया कि अगर आपको रन सर्वर करना है, सर्वर को ऑन करना है तो manage.py रन सर्वर करोगे, माइग्रेशन चलानी है तो आप manage.py माइग्रेशन चलाओगे, अगर आपको क्रिएट सुपर यूज़र करना है तो उसके थ्रू ही करोगे। मीन्स कि जैंगो में अगर कमांड बेस्ड कोई भी चीज़ें कंट्रोल करनी है, कोई भी चीज़ें रन करनी है तो आपको manage.py की नीड होगी। इसलिए इस फाइल के अंदर हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, इसे एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं कमांड लाइन यूटिलिटी टूल्स, ठीक है, ये समझ गए।
अब हम ई लर्निंग में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिली हमें। अब इसमें आप देखोगे तो कई सारे फाइल्स हैं। एक फाइल्स है init.py फाइल है, ASGI फाइल है, सेटिंग्स है, URLs है, WSGI है। तो इसमें से ये जो दो है असिंक्रोनस सर्वर गेटवे इंटरफेस और वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस, तो इन दो फाइल की नीड अभी नहीं है। जब हम डिप्लॉयमेंट करेंगे प्रोजेक्ट की सर्वर पे तब इनकी नीड होगी, तो इसको हम उस समय देखेंगे। तो उसके अलावा ये जो init फाइल है, ये फाइल एक ब्लैंक फाइल है। ये फाइल ये बताता है कि जो ये ई लर्निंग जो फोल्डर है वो एक पैकेज है, पाइथन पैकेज है। अगर आप किसी भी फोल्डर के अंदर अगर आप empty -init-py फाइल अगर क्रिएट कर देते हो तो पाइथन इंटरप्रेटर को ये पता चलता है कि ये जो फोल्डर है वो एक पाइथन पैकेज है। ठीक है, तो बस ये इतना इसका काम होता है। उसके बाद settings.py ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी इस पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आप settings.py फाइल के अंदर करोगे। जैसे आपको इंस्टॉल करना हो, जितने भी आप ऐप इंस्टॉल करोगे उसकी रजिस्ट्रेशन आप देखो इंस्टॉल ऐप के अंदर करोगे। मिडिलवेयर बनाओगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे करने वाले हो। टेम्पलेट की कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हो यहाँ पे। डेटाबेस जब बनाओगे उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन आप यहीं पे करोगे, राइट। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ें हैं, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आप settings.py फाइल के अंदर करने वाले हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है। उसके बाद आता है urls.py। तो urls.py फाइल एक राउटिंग फाइल होती है जहाँ पे हम राउट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसके थ्रू ही आप एक्सेस करते हो व्यूज़ को। जहाँ पे मान लो यूज़र ने कोई रिक्वेस्ट भेजी तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले URL पे ही चेक होता है कि आप किस चीज़ का रिक्वेस्ट भेजे हो, और वो URL में डिफाइंड होता है। जैसे ही मैच होता है तो URL के थ्रू हम व्यूज़ पे जाते हैं, और व्यूज़ क्या करता है, वहाँ से जो भी उस स्पेसिफिक रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी काम है वो प्रोसेस करके, और व्यूज़ जो होता है वो रिस्पॉन्स यूज़र को भेज देता है। तो URL राउटिंग प्रोवाइड करता है। और ये जो urls.py फाइल है, ये फाइल हमारा प्रोजेक्ट लेवल URLs होते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट लेवल की जो भी हम राउटिंग्स करते हैं वो यहाँ पे हम करते हैं। तो ये था सारे फाइल्स, जिसका काम क्या था, पर्पस क्या है, वो हमने बता दिया आपको। तो और ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हम एप्लीकेशन एक बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देंगे python manage.py start app, और मैं यहाँ पे देता हूँ एक एप्लीकेशन बना लेता हूँ, और students स्टूडेंट्स नाम का एंटर किया। तो आप देखोगे यहाँ पे एक स्टूडेंट्स नाम का फोल्डर बन गया है। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं अभी के लिए, और इसे भी मिनिमाइज करते हैं। अब स्टूडेंट फोल्डर में भी देखोगे आपको माइग्रेशन फोल्डर मिला है, फिर से इनिट फाइल है, मीन्स कि जो स्टूडेंट्स फाइल है, जो फोल्डर है वो हमारा पैकेज है, पाइथन पैकेज है। ठीक है, admin.py फाइल है। तो admin.py फाइल का क्या काम होता है कि जब भी आप कोई भी मॉडल्स बनाओगे इस प्रोजेक्ट के लिए, इस एप्लीकेशन के लिए, जो भी आप मॉडल्स बोले तो आप डेटाबेस बनाओगे, टेबल बनाओगे, उसको आप रजिस्टर करोगे यहाँ पे admin.py फाइल के अंदर। जिससे ये होगा कि जब एडमिन पैनल आप ओपन करोगे जो जेंगो हमें प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पे वो सारे जो डेटाबेस है आपको दिखेगा। वहाँ पे आप मैनिपुलेट कर सकते हो, चीज़ों को ऐड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, वो आपको वहाँ से कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मॉडल्स है आपको एडमिन के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो एडमिन पैनल पे ये सारी चीज़ें दिखेगी। एक एक करके जब हम आगे प्रोजेक्ट जब बनाएंगे, जब हम स्टार्ट करेंगे, तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए तो सिर्फ हम ओवरव्यू दे रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि क्या है ये फाइल का काम क्या है बेसिकली। ठीक है, तो admin.py फाइल का समझ में आ गया। app.py बेसिकली जब हम ऐप बनाते हैं तो ये ऐप को कॉन्फ़िगर करता है। मीन्स कि जब ये जेंगो प्रोजेक्ट रन होता है तो हर ऐप को अपना रन कराने के लिए अपना app.py फाइल है जो कि हमने इंस्टॉल किया हुआ है, जिससे जेंगो को पता चलता है कि हाँ ये ऐप है। ठीक है, तो इसकी उतनी नीड है नहीं, जब होगी तो मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आता है models.py फाइल। models.py फाइल क्या करता है कि आपको डेटाबेस से रिलेटेड जो भी स्कीमा आप बनाते हो, जो भी डेटाबेस आप बनाओगे, सारे इसी फाइल के अंदर आप बनाओगे models.py फाइल के अंदर। ठीक है, जैसे आपको मान लो स्टूडेंट्स का डेटाबेस बनाना है तो आप स्टूडेंट्स का डेटाबेस यहाँ पे बनाओगे। जितने भी इस एप्लीकेशन से रिलेटेड जो डेटाबेस की आपको नीड पड़ेगी वो यहाँ पे आप डेटाबेस डेटा टेबल बनाओगे। ठीक है, जो कि कन्वर्ट होके ORM के थ्रू कन्वर्ट होके वो वहाँ पे
जो भी आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, माइस्क्ल हो गया, एसक्यूएलाइट हो गया, उसके अंदर वो टेबल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उसका test.py है, ये ऑटोमेटिकली आप टेस्ट करना चाहते हो, अगर टेस्ट केसेस लिखना चाहते हो तो यहाँ पे टेस्ट केसेस लिख के आप टेस्ट केसेस रन कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए ये फाइल्स दी जाती है। उसके बाद है व्यूज़ फाइल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल होती है, क्योंकि जो भी बिजनेस लॉजिक आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जो भी बिजनेस लॉजिक लिखोगे, जो भी लॉजिक लिखोगे, जो भी रिस्पॉन्स जनरेट करोगे आप इसके अंदर बेसिकली फंक्शंस बनाओगे, क्लास बेस्ड बनाओगे या फंक्शन बेस्ड बनाओगे फंक्शंस, है ना, और वहाँ पे लॉजिक लिखोगे और रिटर्न करोगे, रिस्पॉन्स करोगे यूज़र को। यूज़र जब भी कोई रिक्वेस्ट करेगी तो वो रिक्वेस्ट यूआरएल के थ्रू होते हुए ये व्यूज़ के पास आएगी और व्यूज़ फिर उसे रिटर्न करेगा एज अ रिस्पॉन्स यूज़र को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल हो जाती है। इसके अंदर एक यूआरएल भी बनाएंगे, आगे हम देखेंगे कि यूआरएल फाइल प्रोजेक्ट लेवल के यूआरएल्स क्या होते हैं और ऐप लेवल के यूआरएल्स क्या होते हैं, उसके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे, वो सारे हम आने वाले वीडियोज़ में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एप्लीकेशन फोल्डर का स्ट्रक्चर, क्या कौन कौन सी फाइलें मिलती है, उनका क्या क्या काम होता है, और प्रोजेक्ट लेवल के जो फाइल्स थे उनके बारे में भी हमने समझ लिया। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने इंस्टॉलेशन देखा, हमने देखा कि पिप क्या काम करता है, हमने देखा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है, उसकी क्या नीड होती है, एंड हमने जैंगो को इंस्टॉल भी किया, जैंगो से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया और एप्लीकेशन भी हम क्रिएट करके हमने देख लिया, सारा कुछ देख लिया। आने वाले वीडियो में आपको प्रॉपर हर एक चीज़ के लिए छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्ट बना के हम इसे क्लियर करेंगे। और गाइस ये वीडियो आज के लिए यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।